प्रिय छात्रों, आज के पीईटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट में अगला सेट लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, गुलबर्गा। और ये जो बहमनी सल्तनत है ये 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और जिसकी राजधानी गुलबर्गा या हसनाबाद थी। इसी गुलबर्गा को हसनाबाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा सुल्तान शाहजहां बेगम। ये जो ताज उल मस्जिद है ये ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है, जिसका निर्माण नवाब शाहजहां बेगम, इसका अन्य नाम है बकी मोहम्मद खां बेगम ने करवाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड। और इसी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। तो यही ऑप्शन आपका एक सही है, क्योंकि पहला ही पकड़ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन पढ़ने की बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था और यूनानी लोग इसे सिंडोन के नाम से पुकारते थे। तो कपास को ये यूनानी सिंडोन के नाम से पुकारते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने इस कुतुब मीनार के निर्माण में किसी प्रकार का योगदान प्रदान नहीं किया, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जब ये 1 मंजिला तक ले गया था तो इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से इल्तुतमिश जो था इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। अब ये कुतुब मीनार का जब निर्माण कार्य पूरा कराया तो ये 3 मंजिल तक ले गया। उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक जो था, इसी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आकाशीय बिजली गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और फिरोज शाह तुगलक इसका पुनर्निर्माण कराते हुए 3 मंजिल से 5 मंजिल तक ले गया। वर्तमान में इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रक्रियात्मक सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन। और ये जो मोपला आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये 1920 से 22 के बीच में हुई थी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में सोचेंगे तो इसी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय, मतलब असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 और 22 के मध्य हुआ था। यानी कि यही मोपला आंदोलन भी 1920 और 22 के बीच में हुआ था, जो मालाबार केरल में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। और इस आंदोलन का, मोपला आंदोलन का जो समर्थन किए थे वो गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा शौकत अली ने भी इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 7। और 7 ये है कि 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन किसने किया था। अभी इसी चीज़ की व्याख्या मैंने ऊपर 6वें क्वेश्चन में किया। और इस
आंदोलन का जो समर्थन किए थे वो थे महात्मा गांधी, उसके बाद से आपके शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों लोगों ने इसके द्वारा मोपला विद्रोह का समर्थन किया गया था या आंदोलन का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात में बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो चूँकि गुजरात में जो बारदोली आंदोलन हुआ था उसका मुख्य नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके साथ साथ मेहता बंधु भी शामिल थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। और ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये मुख्य रूप से लगान को राजस्व वृद्धि को लेकर के किया गया था और इसी राजस्व वृद्धि की जांच करने के लिए राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की नियुक्ति की गई और बाद में यह राजस्व क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और इसी तेलंगाना किसान आंदोलन के द्वारा सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था और इसका आंदोलन का मुख्य कारण था कम कीमत पर गल्ला वसूली और ये तेलंगाना आंदोलन के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, सुमेलित कीजिए नील आयोग का गठन। तो नील आयोग का जो गठन हुआ था वो नील आयोग का गठन 1860 में हुआ था। उसके बाद से बंगाल टेनेंसी एक्ट और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पारित हुआ था। दक्कन कृषि राहत अधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1879 में। उसके बाद से ये आपका 1921 ऑलरेडी होगा, यानी कि ये सेम इसका आंसर ही दे दिया है सिर्फ और सिर्फ लड़कों को कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहते हैं कि उसका आंसर ही उसके सामने सुमेलित वाला सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, पेन्नार। और ये जो पेन्नार नदी है इसे उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है पेन्नार नदी कर्नाटक की पहाड़ी से निकलती है और ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि अंगूर की खेती करने को संवर्धन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती करने को बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है, जबकि पीसी कल्चर जो होता है ये मछली पालन से संबंधित होता है, जबकि सेरी कल्चर जो होता है वो रेशम उत्पादन के लिए होता है। हर्टी कल्चर जो होता है ये बागवानी उत्पादन के लिए होता है। तो बीटी कल्चर आपका अंगूर की खेती, पीसी कल्चर मछली पालन, सेरी कल्चर आपका रेशम उत्पादन, हर्टी कल्चर आपका बागवानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, खादर और भांगर। खादर और भांगर निम्न में किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली। इसका आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है और खादर मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तत्वों से निर्मित होती है, जबकि बांगर जो है एक पुरानी मिट्टी होती है जिसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जो कम उपजाऊ मानी जाती है। 14 तनामी रेगिस्तान निम्न में किस देश में स्थित है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। और ये जो तमानी रेगिस्तान है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। तो इसी के बगल में आपका पूरब में द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान भी है, परंतु ये तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और हैदराबाद जो है फलकनुमा पैलेस का
घर माना जाता है। और ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार में भेंट किया था। और इस हैदराबाद को फलकनुमा पैलेस घर के अलावा निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 ये है कि स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, समूह के सदस्य। तो जो भी समूह के सदस्य होते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 लोग स्थानीय पुरुष और महिलाएं होते हैं, यही लोग स्वयं सहायता समूह के सदस्य माने जाते हैं और ऋण गतिविधियों से संबंधित ये लोग निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपस्फीति। और अपस्फीति जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट ही अपस्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत की अवधारणा 1950 में लियोन बासलर के द्वारा स्थापित की गई थी, जबकि 1870 ईस्वी में फ्रेंच अर्थशास्त्री लियोन वासलर द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। और इसी अवधारणा को 1950 में तीर, डेब्रे और मैकेंजी द्वारा संयुक्त रूप से और इसको विकसित किया गया। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत लियोन वासलर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो पारित किया गया। थोड़ा सा इसमें सुधार लीजिएगा, ये 26 नवंबर 1949 को पारित नहीं किया गया था, बल्कि ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पारित या परिवर्तित या लागू किया गया। क्योंकि पारित की इंग्लिश होती है इन्फोर्समेंट, और इन्फोर्समेंट का मतलब 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किससे ली गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। और इसी आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। और 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इस प्रकार राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सी एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम और बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम। भारत में वर्तमान में कुल मिलाकर के नेशनल पार्टी की संख्या 8 है, और 8 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और उसके बाद से चौथा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 5वां बहुजन समाज पार्टी, 6वां आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 7वां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। जबकि द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम इसमें नेशनल पार्टी का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
उसके बाद से दूसरा हो गया, ये तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है ये मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा न होकर के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी में ये है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यही आपका सही है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो संसद द्वारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये 1955 में लागू किया गया था, जबकि 55 में लागू होने वाला एक और अन्य अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955। इसके अलावा 1955 में एक और अधिनियम लागू किया गया था जिसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, और बाद में इसी का नाम बदल करके SC/ST एक्ट 1989 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदर्श गांव, क्योंकि गांधी जी शुरू से ही आदर्श गांव के पक्षधर थे और इन्होंने आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश को लागू किया जहां से सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में H, I, B और C में कौन सा अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा D, केवल I और H। जैसे कि किसी भी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर उसका प्रतिबिंब पलटी हुई आकृति के रूप में बनता है, अतः अंग्रेजी के वर्णमाला के जो H, I और B तथा C में H और I को दर्पण के समीप रखने पर इनका किसी प्रकार का प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह आकृति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। बाकी में अगर दर्पण के समक्ष रखते हैं तो उस कंडीशन में उनका प्रतिबिंब उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करता है। यह कम ऊर्जा अवशोषित और कम ऊर्जा विकिरित करता है। उसके बाद से यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करता है, यही आपका आंसर सही होगा, C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता लगा सकता है, मतलब मानव का कान जो है वो कितनी ध्वनि तरंग तक पता लगा सकता है या सुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। ये जो है यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिनकी अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है। मानव आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, क्योंकि जो मानव कान के सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है, और इसकी अनुभूति हमें कानों द्वारा आसानी से हो जाती है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति हमारा कान नहीं सुन सकता, और इस तरीके का जो है वो आपका कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा D, बादलों का निर्माण।
कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती? तो बादलों का निर्माण जो है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भोजन में पाचन जो है रासायनिक, और बारिश होने पर बिजली का चमकना ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बादलों का निर्माण जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल का एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा 15 न्यूटन। अब ये थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह का सूत्र है, जो आप लोग साइंस ग्रुप के होंगे उसी के अनुसार इसको निकाल लेंगे। 31 है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, और ये जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। यमुना जो है दिल्ली की जीवन रेखा है, सही बात है। इसका जल बहुत ही दूषित है, ये भी सही बात है। तो इस तरीके से ए और आर जो है ये दोनों सही हैं, ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि भाई ये जीवनदायिनी है और इसका जल क्या है, बहुत दूषित है। इस कारण से यह किसी प्रकार का कोई भी आपका कोई भी अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता। निम्नलिखित में किस एक को यूरेनियम सिटी का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, तो यूरेनियम सिटी का श्रेय जो है वो कनाडा को दिया जाता है। इसमें साक्से चवान कनाडा में स्थित है और ये यूरेनियम सिटी की यहीं पर स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ, और इसी लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की स्थापना 2009 में मायावती, चीफ मिनिस्टर थी मायावती, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन अनाज दोनों का उत्पाद है? और कौन अनाज दोनों का उत्पाद है? तो ओट मील जो है दानों का उत्पाद माना जाता है। ओट मील एक खाद्य पदार्थ है जो अनाज दानों का उत्पाद है, जिसे जई के साबुत या अनाज को पीसकर या फिर दल को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बिछेंद्री पाल, और बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, और ये मात्र 19 वर्ष की अवस्था में 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 38, कि सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, तो सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर कौन सा बसा है? तो आंसर हो जाएगा लहासा, आंसर लहासा, और लहासा जो है वो तिब्बत कि में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि तिब्बत के पठार पर ही ये स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कि फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की राजधानी है, तो हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी मानी जाती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 40, जुरासिक पार्क स्थित है, तो जुरासिक पार्क स्थित नहीं है, जुरासिक पार्क है। तो जुरासिक पार्क एक उच्च तकनीकी फिल्म है जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा 1993 में निर्देशित किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि एक उच्च तकनीकी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, और इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भूख सूचकांक जारी किया जाता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1975 में की गई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है भूख व गरीबी का उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो महिला चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वीएस रमादेवी जो हैं, ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 1 महीने के लिए कार्यरत थीं 1990 में नवंबर से दिसंबर तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि, और इसी वाल्मीकि के द्वारा रामायण का निर्माण किया गया और उसी रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है और वाल्मीकि इसके रचयिता थे, तो इसी वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अब क्वेश्चन नंबर 44 में निम्न में किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यूरोपीय संघ। और इसी यूरोपीय संघ के द्वारा सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया गया, जो कि आपका यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 ये है, निम्नलिखित में किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, और यह घोषणा 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है, और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। और भारत से नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश के रूप में BN राव थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 ये है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शार्ट में कहा जाता है IMF। और इसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वुड्स सम्मेलन की बैठक में किया गया, और इसकी स्थापना 1945 में किया गया, और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 186 है, 186। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इथोपिया की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा बिर्र। बिर्र जो है इथोपिया की आधिकारिक मुद्रा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में स्मारकों के नाम के साथ ऐतिहासिक हस्तियों का मेल करें और इसका निर्माण कराएं। अब इसमें पहला आपका हो गया लाल किला, और इस दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा किया गया था। तो अब चूँकि इसमें शाहजहां ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जबकि चार मीनार जो है, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया, और उसके बाद से आपका ये लाल बाग का निर्माण जो है वो हैदर अली के द्वारा किया गया था। अब ये जो लाल किला है, ये लाल किला, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां, राजा धीराज शाहजहां अलग अलग हो गया था, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन हुआ। अब ये लाल किले का निर्माण किसका हो गया? शाहजहां। यानी कि लाल किला ए का दूसरा, तो ए का ये दूसरा हो गया, बी का ये तीसरा हो गया, और सी का ये पहला। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं, और ये जो लाल किला है, ये लाल किला एक तरीके से मुगलों द्वारा निर्मित एक अंतिम किला हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1929 में की गई थी। कब की गई थी? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1929।
तो इस तरीके से ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।